नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, क्या है कि कुछ बच्चे आर्थिक अभावों के कारण ना तो कहीं कोचिंग कर पाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा किताबें खरीद पाते हैं। और कई बार तो ये होता है कि उनके पास वो कोई भी पुस्तक खरीद ही नहीं पाते हैं, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो फॉर्म तो अप्लाई करना बनता ही है, क्योंकि जब एमए किए हुए होते हैं और बीएड किए हुए होते हैं, जिस भी तरह कर लेते हैं, लेकिन किताबों का या कोचिंगों का अभाव उनके पास रहता है आर्थिक अभाव के कारण। उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाती है, जो हमारा उद्देश्य है डीएस एकेडमी का फ्री कोचिंग देने का, तो कहीं ना कहीं हम और हमारे साथ में आप भी इस धन्यवाद के पात्र होते हैं यदि किसी का चयन हमारी क्लासों को देखने के बाद, तैयारी करने के बाद यदि हो जाता है। क्योंकि अभी समय है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप क्लासों को जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जब आप आते हो तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद पूरी क्लास देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, इस पूरी क्लास में हमें एक प्रश्न भी नवीन मिला है या हमारी तैयारी करने का स्तर जो है वो परिवर्तन हुआ है, तो आप जो भी आपको उचित लगे वो कमेंट कर दिया कीजिए। और इसी के साथ में टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। जो टेस्ट सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी स्पेशल यूपी के लिए, एक तरह से कहें तो रामबाण सिद्ध होगी। ये हमारी टीजीटी पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज़ है। देखिए, आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट हर जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत हो सकता है सस्ते में भी मिल जाएं, लेकिन वहाँ पे आपको वो उन तथ्यों से आप परिचित नहीं हो पाएंगे कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह से प्रश्न को बना सकता है। यहाँ पे प्रतिदिन जो सप्ताह में आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, उन दोनों टेस्ट पेपर में आपको इतने प्रश्न नवीन मिलेंगे और इतनी शैलियाँ नवीन मिलेंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या एक्सपर्ट इस तरह से भी प्रश्न बना सकता है। तो एक्सपर्ट की जितनी दृष्टियाँ होंगी, देखिए ये तो मैं भी नहीं कहती कि पूरा का पूरा होगा, लेकिन हाँ 6250 प्रश्नों में 50 टेस्ट पेपर है, तो 6250 प्रश्न 125 प्रश्नों का एक टेस्ट सेट है। तो 6250 प्रश्नों में मेरा जो हमारा उद्देश्य है वो अधिक से अधिक यही है कि आपका पेपर वहाँ से आए, और वहाँ से यदि नहीं भी आता है तो आप उन तथ्यों से परिचित हो जाते हैं, उन तथ्यों को आधार बना के आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, यानी कि आप हर एंगल से युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पेपर से पहले ही हम आपको पूरा टेस्ट सेट, पूरे जो 50 टेस्ट पेपर हैं आपके 500 रुपये का जो शुल्क उनका रखा गया है वो आपको दे दिए जाएंगे। और ये जो टेस्ट पेपर हैं आपको कम से कम पेपर से 15 दिन पहले आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कल पेपर है और आज आपको 10 टेस्ट पेपर दिए गए हैं, ऐसा नहीं होगा। हम एक विधिवत रूप से आपको तथ्य देते, मतलब टेस्ट पेपर और साथ में क्लासेस देते हुए चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप परख रहे हैं कि कैसा पढ़ा जा रहा है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टेस्ट पेपर को देने के बाद आप समझेंगे कि किन किन तरीकों के, मतलब किन किन आधारों को बनाकर हमें तैयार करना है। जिन कैंडिडेटों ने अभी भी कोई सहायक पुस्तक नहीं ली है वो ले लीजिए। किताबों की जो प्लेलिस्ट है वो किताबों के विषय में जो एक वीडियो है वो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए, जो आपको आसानी से किताब उपलब्ध हो सकती है। सहायक किताब आप इस समय खरीदिएगा, मूल किताबों को इस समय हम प्राथमिकता नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके इस समय हिंदी में हम कहाँ चल रहे हैं। पहले तो आप बताइए कि हम कहाँ चल रहे हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे, कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ में थोड़ा सा तीव्र गति के साथ में चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ये कमेंट ना करें कि मैम ये छूटा है, ये छूटा है। जितना यहाँ से जो छूटता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाता है। अगर अभी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी सी व्यस्तता है, लेकिन आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में बात करेंगे आज के हम नए, इस समय 2 से 3-4 वीडियो में हम जो भी इस समय नई काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि प्रयोगवाद है, नकेनवाद है, तार सप्तक है, नई कविता है, तो इन सब को हम एक बार पहले इनको व्याख्यायित रूप में देख लेंगे। उसके बाद में जो भी इन सब के कवि हैं, क्योंकि फिर सम्मिलित चलेंगे। जो प्रयोगवाद में कवि है वो तार सप्तक में भी है, तार सप्तक में जो कवि हैं उन्होंने नकेनवाद की पद्धति पे भी कुछ ना कुछ अपना साहित्य लिखा है। देखिए, जो भी साहित्यकार या रचनाकार जब भी साहित्य लिखता है, यदि वो कहता है कि मेरी साहित्य में ये प्रवृत्ति नहीं है, तो वो कहते हैं, लेकिन उनके साहित्य में कहीं ना कहीं जब एक परिवेश विशेष में आप लिख रहे हैं तो वो छींटे मिल ही जाती हैं।
ठीक है। अब जैसे अब बात करें, आपको लेके चलते थोड़ा सा उपन्यासों में, क्योंकि काव्य बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। गद्य में जब अपन बात करें उपन्यासों में, तो उपन्यासों में जब आप बात करेंगे गोदान उपन्यास के आसपास की, तो उस समय यानी कि 1936 के आसपास का, तो अगर आप ये कहें कि इनके उपन्यास में गांधीवाद का प्रभाव नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ, मानते हैं कि जो वैश्यवृत्ति पर आधारित उपन्यास हैं या और किसी प्रवृत्ति पर आधारित उपन्यास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छींटें उनमें नहीं मिली होंगी। कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं से प्रभावित वो उपन्यास भी रहते हैं। तो वही यहाँ पे काव्य की प्रवृत्ति है। मूलतः नहीं कह सकते, जहाँ अधिकता होती है वहाँ उसको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जो क्षणिक मात्र होते हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसलिए जो भी रचनाकार है वो सीधे से कह के सपाट बयानी करके निकल जाते हैं कि हमने हमारे साहित्य में ये नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मिलता है, ठीक है। आगे जब उपन्यासों में बात करेंगे तब बताएंगे कि किस किस उपन्यासकार ने ऐसे कहा है कि हमारे साहित्य में ये चीज़ है ही नहीं और हमने उनको पढ़ा है। चलिए बात करते हैं आज प्रयोगवाद। इससे पहले हमने प्रगतिवाद देखा था कि कैसे कैसे छायावादोत्तर के बाद में प्रगतिवाद जो काव्य प्रवृत्ति थी वो हमारे साहित्य में आई थी। उनकी जो विशेषताएं थी वो भी हमने देखी थी। विशेषताओं को, विशेष प्रवृत्तियों को देखने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप जो आगे जो हम रचनाएं पढ़ेंगे, कवियों की जो कविताएं पढ़ेंगे, उनसे आप परिचित हो जाते हैं, ठीक है। और जो विशेष प्रवृत्ति हम काव्य की पढ़ रहे हैं और कवि उपन्यासकार भी है, तो उसके यहाँ पे उपन्यासों में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रयोगवाद। पहले बात कर लेते हैं समय की। 1943 से 1952 ईस्वी इसका समय माना गया है, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के अनेक नाम मिलते हैं, जैसे कि प्रतीकवाद और रूपवाद। प्रतीकवाद की यदि बात कर ले तो प्रतीकवाद जो है ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध या मतलब बाहर से आया हुआ दृष्टिगत होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रयोगवाद का जन्म क्यों हुआ। ये चीज़ तो आप देखते हुए आ रहे हैं कि आदिकाल क्यों आया, भक्तिकाल क्यों आया, उसके बाद में रीतिकाल क्यों आया, और रीतिकाल के बाद में आधुनिक में भी भारतेंदु द्विवेदी। ये तो नामकरण एक विशेष व्यक्ति के नामकरण पर हुआ, लेकिन छायावाद आप देखेंगे, उसके बाद उत्तर छायावाद, राष्ट्रीय चेतना और प्रगतिवाद आपने देखा था। अब बात करते हैं कि प्रयोगवाद का जन्म किस तरह हुआ है कि नवीन वस्तु और नवीन शैली के आग्रह के फलस्वरूप हुआ। यानी कि यहाँ पे जो कवि रचना कर रहे थे, काव्य लिख रहे थे, उनके काव्य की एक विशेष मांग आ गई थी। विशेष मांग ऐसे ही नहीं आती है। आप शुरू से जो भी कैंडिडेट हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं या बीच में जुड़ के शुरू से हमारी क्लासेस देखिए, इसीलिए कहते हैं कि प्लेलिस्ट में जाके आप थोड़ा सा स्पीड के साथ में सारी क्लासेस देखिए। उससे क्या है कि आपको लाभ होगा। यकीनन लाभ ही नहीं, बहुत ज़्यादा आपको सारे तथ्य समझ में आएंगे। जहाँ आपको लगता है कि हमें समझने की आवश्यकता है, वहाँ पर आप स्लो में चलिएगा, वरना आप थोड़ी सी स्पीड से चल दीजिएगा। तो यहाँ पे है कि नवीन वस्तु और नवीन शैली के आग्रह के फलस्वरूप हुआ। इस समय के जो कवि थे उनका मानना था, उनके काव्य में कभी कभी कहते हैं ना कि समय की मांग, ठीक है। और ये समय की जो मांग होती है ये अर्थशास्त्र में ही लागू नहीं होती है, ये हर क्षेत्र में लागू होती है। तो यहाँ पे भी समय की मांग थी आपके काव्य में कि नवीन शैली और जो नवीन प्रयोग थे, इन प्रयोगों को जो है काव्य अपने में मांगने लगा था, ठीक है। आगे बात करेंगे कैसे नवीन शैली। इसमें नवीन उपमान व नवीन प्रतीकों को ग्रहण किया गया था। ये जो प्रयोगवाद है इसमें नवीन उपमान, उपमेय उपमान यदि आप देखेंगे अलंकारों की तरह से, तो वो और नवीन प्रतीकों के रूप में भी यहाँ पे प्रयोग किया गया था। जैसे कि आप देखेंगे प्रतीकों में प्रतीक, फैंटेसी, बिंब, इन सब की जो मांग थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे कि आप देखेंगे मुक्तिबोध, ठीक है, फैंटेसी के रूप में। तो प्रतीक, एकदम से नवीन प्रतीकों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है, इस काव्य की प्रवृत्तियों में। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। महत्वपूर्ण है यहाँ से, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है इनका। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम प्रयोगवाद का, यानी कि प्रयोगवाद शब्द कहें तो प्रयोगवाद का नाम अपने निबंध, इनका निबंध था क्या, प्रयोगवादी रचनाएं में दिया था। तो सर्वप्रथम प्रयोगवाद जो शब्द का प्रयोग है या नाम है वो किसने दिया था, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने।
आगे नंदुलारे वाजपेयी जी एक काम और करते हैं, और ये इतनी बार प्रश्न बन चुका है कि पूछिएगा नहीं। नंदुलारे वाजपेयी ने ही प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा। कहते हैं ना कि जैसे हम छोटी छोटी क्लासों में होते हैं, जब आप हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो कई बार क्या होता है, टीचर भी जब कह देते हैं ना कि अब सिलेबस खत्म हो गया या आज बरसात का दिन है, कुछ नहीं है तो चलिए अंताक्षरी कर लेते हैं, तो कहते हैं ना कि बैठे बैठे क्या करे, कर ले कुछ काम, तो वो अंताक्षरी वाला। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है नंदुलारे वाजपेयी जी ने कि प्रयोगवाद क्या है? बैठे ठाले का धंधा है। यानी कि जो बैठे हुए कवि थे, जिनको कोई काम नहीं था, उन्होंने प्रयोगवाद से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। यानी कि प्रयोगवाद की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनको आधार बना के या उनके आधार पर काव्य रचनाएं की हैं। ठीक है, तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो ये आपके नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। और इस प्रश्न को, ये प्रश्न इतनी बार बन चुका है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? जैसे कि आपने देखा था प्रगतिवाद 1936 में, जैसे यहाँ पे तो प्रगतिशील साहित्य के रूप में हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रयोगवाद का जो आगमन है वो ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के रूप में हुआ था। तो न्यू सिग्नेचर आंदोलन किससे संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। ब्रिटेन का न्यू सिग्नेचर आंदोलन हिंदी की किस काव्य विशेष प्रवृत्ति से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। ठीक है, समझा? आगे बात कर लेते हैं कि हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित क्या था? अब तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है। अज्ञेय जी ने जो तार सप्तक का प्रकाशन किया था 1943 से, उन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। ठीक है, वो भी एक अलग से क्लास में देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब सीधा सीधा आपको जो पूरा रचना विशेष थी उनको भी पढ़ा के निकल जाते, लेकिन देखिए हम अन्याय नहीं करना चाहते किसी के साथ भी, इसीलिए हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप शब्दों की अभिव्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे चीज़ें और भी तैयार हो जाती हैं आपकी। और सीधे सीधे आप, यदि प्रश्न नहीं भी बनता है तो आप तर्क करके भी अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि आपको जो 125 प्रश्न आएंगे उनमें प्रश्नों को सही कराना। प्रश्न क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न का उत्तर जो सही है हमें आपको उस तक पहुंचाना है, और वहीं से आपका चयन होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। आधुनिकतावाद का आरंभ, इसी में लिख लीजिए, वॉइस पे ध्यान दीजिएगा अगर लिखने में थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। आधुनिकतावाद का आरंभ भी प्रयोगवाद से माना जाता है। प्रयोगवाद से माना जाता है। जो मेन पॉइंट है उन्हीं को यहाँ पे पढ़ के निकलिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द का प्रयोग शब्द नए जीवन, प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को, नए जीवन सत्यों को जानने, नए सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं प्रयोगवाद पर। महत्वपूर्ण है थोड़ा सा कि प्रयोगवाद पर फ्रांस के प्रयोगवाद पर
फ्रायड के, फ्रांस का नहीं, फ्रायड के प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रभाव दृष्टिगत होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रयोगवादी जो प्रवृत्तियां हैं उनको अगले उसमें देखते हैं, स्लॉट पे देख लेते हैं। प्रयोगवाद पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी दिखाई देता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं विशेष प्रवृत्तियों में। बात कर लेते हैं आधुनिकता का आरंभ। आधुनिकतावाद का आरंभ जो है वो भी क्या कहते हैं, प्रयोगवाद से माना गया है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त जो प्रयोग शब्द है वो नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का द्योतक है। यानी कि जीवन के जो नए सत्य होते हैं, यानी कि मध्य वर्ग के, क्योंकि यहाँ पे एक आगे आपने देखा है कि मध्य वर्गीय जीवन को चित्रित ज़्यादा किया गया है किसमें, प्रयोगवाद में। तो उनको पाने की बेचैनी का द्योतक है क्या, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद पर फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से, ये महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। प्रयोगवाद पर द्वितीय विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी दिखाई देता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। बात कर रहे थे प्रयोगवाद में ही, प्रयोगवाद में बात कर लेते हैं। प्रयोगवाद विचारधाराओं से मुक्ति की कविता कोमा सीमित मात्रा में मनोविश्लेषण प्रयोगवाद में कर लीजिए
दिखाई देता है, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। इसी के साथ में है प्रयोगवाद क्षणिक चेतना की कविता है। ये विशेष प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा इसी में। प्रयोगवाद में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, इसी के बाद में बात कर लेते हैं प्रयोगवादी कविता में राजनीतिक चेतना पर व्यंग्य बहुत कम मात्रा में किया गया है। बहुत कम मात्रा में किया गया है। इसी के साथ में देख लेते हैं प्रयोगवादी कविता में मनोवैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। अधिक बल दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विशेष प्रवृत्तियों में। तो विशेष प्रवृत्तियों में अहमवादी, आप हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ से, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। प्रयोगवादी कविता में रहा है। इसी के साथ में अगला पॉइंट नोट करते हैं, यथार्थवाद का आग्रह प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद में विचारधाराओं से मुक्ति की कविता सीमित मात्रा में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। यानी कि जो प्रयोगवाद की जो कविता थी उसमें आपने देखा है कि नवीन मतलब इस समय जो विचारधाराएं थी उनसे कहीं ना कहीं मुक्ति का प्रयास इस समय के कवियों ने किया है। जो नवीन विचारधाराएं आ रही थी, लेकिन प्रयास करता है, हुआ नहीं है। इसी के साथ में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलता है, कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, प्रयोगवाद क्षणिक चेतना की कविता है। यानी कि देखिए पहले क्या है, आपने देखा होगा भक्ति काल या छायावाद में भी महादेवी वर्मा की जब आप कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि आप उनके रहस्यवाद में खो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ते हैं, आप कामायनी का कोई भी पद पढ़ते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा चिंता में हो जाते हैं। एक जो भाव हैं उनको समझने के बाद आप थोड़ी देर उसमें लुप्त रहते हैं, एक तरीके से उसी में समाये हुए रहते हैं। आप कोई भी पद पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवादी कवियों की जो कविताएं हैं वो क्षणिक चेतना है। यानी कि आपके मन का जो, आपका जो चेतन मन है उसको क्षण भर के लिए ही वो आभास दिलाती हैं। उसके बाद में उसकी स्मृति आपके उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, जो चेतन मन पर जो उसकी छाप होती है वो आपकी स्मृति में बहुत कम रहती है, अधिक नहीं रहती है, ठीक है। और इसी के साथ में है कि प्रयोगवाद में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर व्यक्ति को महत्व अधिक दिया गया है, ये विशेष प्रवृत्ति है, आप इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। प्रयोगवादी कविता में राजनीतिक पर
व्यंग्य बहुत कम मात्रा में हुआ है, यानी कि प्रयोगवादी जो कवि हैं इन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया है, मध्य वर्ग को महत्व दिया है। तो मध्य वर्ग का व्यक्ति राजनीति नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक व्यंग्य जो है वो कम किया गया है। साफ शब्दों में कहना यह है, प्रयोगवादी कविता में मनोवैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, ठीक है। और जिस तरह से मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया गया है उस तरीके से यहाँ की जो काव्य प्रवृत्ति में है वो क्षणिक चेतना है। बात कर लेते हैं, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य प्रयोगवादी कविता में रहा है। यानी कि देखिए, व्यक्ति का अहम यानी कि अहंकार, मैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। किसमें? प्रयोगवादी कविता में। यथार्थवाद का आग्रह प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता थी। देखिए, जो जिस समय के वर्तमान में रह रहा है उसका यथार्थ यानी कि वास्तविकता, जीवंतता जो है उसको लिखना कवि का उद्देश्य या किसी रचनाकार का उद्देश्य होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, देखिए, प्रवृत्तियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन यहाँ से आप रचनाओं की विशेषता से भी यहाँ की जो विशेष प्रवृत्तियाँ आपको याद रहेंगी उससे आप कवि विशेष तक भी पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ में अगला था कि निराशावाद। इसी के साथ में विशेष प्रवृत्तियों में चल रहे हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, इसी के साथ में अगला देखते हैं उपमानों की नवीनता। इसी के साथ में अगला है साधारण विषयों का निरूपण, प्रयोगवाद की विशेषता थी। आगे है क्षणवाद में आस्था। सीधा हमने लिख दिया है, लेकिन वहाँ पे आपने लिख लिया था क्षणिकवाद, देखा था क्षणिक चेतना। प्रयोगशीलता ये भी इस काव्य की विशेषता थी। ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी कि यहाँ पे जो कवि रचना लिख रहा था उसमें उसकी जो ईश्वर के प्रति आस्था थी वो अनास्था में बदल गई थी, उसकी यहाँ पे आस्था नहीं थी, ठीक है। तो निराशावाद, यहाँ के काव्य को पढ़ के कहीं ना कहीं आपको निराश होना पड़ेगा। निराशावाद क्यों है? निराशावाद इसलिए है क्योंकि कवि ने मध्यवर्गीय चेतना को या मध्यवर्गीय समाज को लिया है, और मध्यवर्गीय समाज के पास कुछ होता नहीं है। दैनिक जीवन, उस दैनिक जीवन में जो छोटे मोटे क्रियाकलाप होते हैं वो, क्योंकि उसके पास जो मध्यवर्गीय व्यक्ति होता है वो कोई संघर्ष नहीं कर पाता है, वो दबा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्ग लोग होते हैं वो मध्यम वर्ग को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं, और वो दबाते भी हैं। और यहाँ पे क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उभर नहीं सकता है। मिडिल क्लास का मतलब है मध्यम वर्गीय, यानी कि मिडिल क्लास का मतलब है कि आप एक तरीके से होता है कि हम जो भी लोग हैं, देखिए यथार्थ की बात है, जो वास्तविकता है, थोड़ा सा रोकती हूँ टॉपिक को, और टॉपिक से रोकना भी नहीं है, संबंधित है। यदि आप मध्य वर्गीय व्यक्ति हैं तो आपका है जीवन यापन कि आप किस तरह चला सकते हैं, आप उससे ज़्यादा किसी लाइन में जा भी नहीं सकते। जैसे कि अब इस समय जितने भी, मैं मानती हूँ कि 99 नहीं 100%, पूरे 100% जो भी कैंडिडेट हैं उसमें चलो मान लेते हैं कि 20% 30% कैंडिडेट जो है वो निम्न वर्ग से होंगे, बाकी के जो 80% कैंडिडेट हैं वो मध्यम वर्ग से हैं, क्योंकि उच्च वर्ग को नौकरी पाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस करना या राजनीति करना ये सब उन कहते हैं ना कि लगता है कि उनके जन्मजाति ही ये व्यवसाय हैं, ये यानी कि राजनीति करना या वो करना। हालांकि अब आपको ये कमेंट ना कीजिएगा कि भाई माननीय मोदी जी भी तो इस तरह से वो करते थे तब राजनीति में आए हैं, वो एक दो विवाद होते हैं, वो दूसरी बात है, ठीक है, अपवाद होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मध्य वर्ग है वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि एक सरकारी नौकरी हमें मिल जाए और आगे का जो जीवन यापन है वो हमारा शांतिपूर्वक कट जाए। क्यों? क्योंकि यदि विरोध होते भी हैं, कुछ अन्याय होता भी है, तो उसके प्रति आवाज़ उठाने की जो साहस होता है वो मध्य वर्ग में नहीं होता है,
ठीक है। तो ये है मध्य वर्ग को, इसीलिए यहाँ पे है निराशावाद, क्योंकि जब वो कहीं पे संघर्ष नहीं कर पाएगा या विरोध नहीं कर पाएगा अपने प्रति हो रहे अन्याय के प्रति, तो कहीं ना कहीं उसको निराशा होगी और वो निराशावाद में ही रहता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बौद्धिकता का प्राधान्य। बौद्धिकता यानी कि बुद्धिवाद का यहाँ प्राधान्य दिखाई दिया है। उपमानों की नवीनता बात कर चुके हैं, यहाँ पे मिलती है। साधारण विषयों का निरूपण यहाँ पे किया गया है, जो दैनिक जीवन से संबंधित है, किसान चेतना है या मध्य वर्गीय जो चेतनाएं हैं, इनसे संबंधित ही जो परिदृश्य हैं उनको यहाँ पे चित्रित किया गया। इसीलिए कहा गया है कि साधारण विषयों का निरूपण यहाँ पे किया गया है। क्षणवाद में आस्था यहाँ पे रही है, आपने देखा है क्षणिक आस्था है। प्रयोगशीलता प्रयोगवादी कवियों की विशेषताएं हैं। प्रगतिवाद को ना समझिएगा, यहाँ पे प्रयोगशीलता। ईश्वर के प्रति यहाँ पे अनास्था थी। देखिए, जब ईश्वर हमारी सुनता नहीं है तो कई बार क्या होता है कि हम उसके प्रति फिर हमारे मन में अनास्था हो जाती है। जैसे कि आप ईश्वर को बहुत मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आप का मतलब आप किसी कार्य को कर रहे हैं और वो उसमें आप असफल हो रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपका कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आपसे आपका जो विश्वास है वो ईश्वर से उठ जाता है। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखते हैं। इस बार आपकी सफलता निश्चित है, आप परेशान ना होइए। चलिए, प्रयोगवाद के संबंध में 2-3 कथन हैं, देख लेते हैं इनको, क्योंकि अब हर कथन को अलग से लिख के देना भी थोड़ा सा समय लग रहा है। महत्वपूर्ण कथन, ठीक है। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, कहा है, कथन कहा है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी ने, डॉक्टर नगेंद्र। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, तो दूसरे नंबर का कथन है प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया, प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद उत्पन्न हुआ। और ये कथन भी जो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है, जिसको ना स्पष्ट समास दिखाई दे यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पे है समाज के हित में, कथन है समाज के हित में जैसी क्रांति का, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया, समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचनाओं के हित में, वैसे ही रचनाओं के हित में, रचनाओं के हित में प्रयोग की। और ये कथन कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये कथन कहा है। आगे बात कर लेते हैं 4th नंबर पे, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, और ये कहा है केसरी कुमार ने, केसरी कुमार। जो महत्वपूर्ण है वही उन्हीं से आपको परिचित करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का समय भी नहीं है और हम पढ़ाएंगे भी नहीं, ठीक है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद कलात्मक
अनुभव का क्षण है। और ये कहा है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। अगर किसी को ये हो कि हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो वो इस पे ध्यान दीजिएगा दूसरी बार में भी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है तथा न हम वादी हैं। तथा न हम वादी हैं। और ये कथन कहा है अज्ञे जी ने, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला और अंतिम जो इससे संबंधित कथन है वो है प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। और ये जो कथन कहा है अज्ञे जी ने कहा है, ये कथन भी, यानी कि प्रयोगवादी जो कवि हैं उनको गोताखोर, मोती खोजने वाले गोताखोर किसने कहा है, तो ये अज्ञे जी ने कहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें ऐड हमें कुछ नहीं करना है, स्पष्ट समझाना रहेगा। बात कर लेते हैं प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यानी कि प्रयोगवाद में शैली, नवीन शैलियों का प्रयोग हुआ है और वो इतना हुआ है कि एक दूसरे कवि में विद्रोह हुआ है। उन्होंने उन शैलियों का प्रयोग किया है तो उस कवि ने उस शैली का प्रयोग किया है। तो इसीलिए आपके जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने कहा है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद उत्पन्न हुआ, ऐसा कहने वाले भी डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक है। ये तो पता है कि प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप, यानी कि एक काव्य प्रवृत्ति जब समाप्त होती है या क्षणिक मात्र रह जाती है तब कोई नई काव्य प्रवृत्ति या कोई नई विशेष प्रवृत्ति किसी भी क्षेत्र में जन्म लेती है। तो ये तो पता है कि जन्म लेती है, लेकिन यहाँ पर कथन किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे बात कर लेते हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है। समाज के हित के लिए जैसे कि कोई क्रांति की जाती है, आपने देखा होगा अभी तक या बीच बीच में भी क्रांतियाँ होती रहती हैं। तो कहने का उद्देश्य यहाँ पे उद्देश्य है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कि समाज के हित में जिस तरह क्रांति सतत रूप में की जाती है, यानी कि काम्य है, यानी कि मान्य है, वैसे ही रचनाओं के हित में प्रयोग की, ठीक है। तो ये कथन कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, यानी कि जो प्रयोग में भी रचनाओं के हित में प्रयोगवाद जो है उसकी आवश्यकता है, ठीक है। कहने का उद्देश्य इतना है, ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आगे कह रहे हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। देखिए, अपनी अपनी वैचारिक जो दृष्टि होती है उसका अनुसंधान यानी कि खोज है। कवियों ने किस किस तरह अपनी वैचारिक दृष्टि के अनुसार प्रयोगवाद के संबंध में अनुसंधान यानी कि खोज की है। किसने कहा है, केसरी कुमार ने कहा है। आगे बात कर लेते हैं, अगला कथन है प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। रूपवाद, बिंबवाद, कलात्मकता का अनुभव, कलात्मक अनुभव का क्षण किसने कहा है प्रयोगवाद को, तो रघुवीर सहाय ने। आगे बात कर लेते हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। प्रयोगवाद, अज्ञे जी का कहना है कि प्रयोगवाद वास्तविकता में कोई वाद नहीं है तथा ना हम वादी हैं। ये कथन किसने कहा है, अज्ञे जी ने। अगला है कथन कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। ये कथन भी किसका है, तो ये कथन भी आपके अज्ञे जी का है। ये रहा आपका, आप स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया हो ले लीजिए, शिकायत आती हैं फिर। ये था आपका प्रयोगवाद। इसके संबंधित कवि जो रहेंगे रचना विशेष प्रवृत्ति से, इसके बाद तार सप्तक, आकविता, प्रपदवाद, नई कविता, इन सबको देखने के बाद तब हम देखेंगे आपका प्रगति, ये जो सारे कवि रहेंगे एक साथ देखेंगे सबको। बात कर लेते हैं टेस्ट पेपर की, तो 9568802463 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो महोदय हैं फीस बढ़ सकती है, क्योंकि ये सीमित समय तक ही हमने रखा था। और आप देखेंगे तो इसमें आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं।
50 पेपर हैं, जिनमें अगर प्रश्नों की बात करें तो 6250 प्रश्न हैं। और ये 6250 प्रश्न ही नहीं, कम से कम आपको 20,000 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ में यदि आप देखेंगे तो शुल्क की बात कर लें तो शुल्क जो है 500 रुपये है अभी के लिए इन 50 टेस्ट पेपर का। और प्रति टेस्ट पेपर की यदि आप बात करेंगे तो प्रति टेस्ट पेपर जो है आपको 10 रुपये पड़ रहा है। बहुत सस्ता है, क्योंकि आपको इतने नवीन प्रश्न मिल जाते हैं, आपको इतने नवीन तथ्य मिल जाते हैं, आपको प्रश्नों को तैयार करने का तरीका पता चल जाता है कि हाँ इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप फिर उन दृष्टियों पर भी वो जो तथ्य होते हैं उन पर दृष्टि गढ़ा के आप उस तरह से भी तैयारी करते हैं। और इसी के साथ में हमारा जो उद्देश्य है वो इतना है कि आपको हर तथ्य से रूबरू करा दें। तो जो भी कैंडिडेट है विलंब ना करें। और यूपी टीजीटी पीजीटी अगर एक सीट आपको चाहिए जीआईसी या प्रवक्ता में, तो आप बेफिक्र होके एक निश्चिंतता के साथ में, देखिए जो कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं क्लासेस तो हम आपको फ्री दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग का चार्ज है, इसलिए चार्ज रखा गया है। 9568802463 पे जो भी कैंडिडेट टेस्ट लेना चाहते हैं, फिर ना कहिएगा कि अगर हम टेस्ट ले लिए होते, क्योंकि देखिए आप लेट करेंगे, आप बाद में लेंगे टेस्ट पेपर तो हम तो आपको सारे एक साथ दे देंगे, लेकिन आप उनमें नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो विलंब ना कीजिए। 10 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, तो इससे अच्छा है कि आप समय से टेस्ट पेपर ले लीजिए। क्योंकि हम आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मार्केट में तो सस्ते प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, लेकिन उनमें त्रुटियां रहती हैं, आप परिचित नहीं हो पाएंगे। त्रुटियां हमसे भी हो जाती हैं, किसी पेपर में किसी प्रश्न में विकल्प इधर उधर हो जाता है। तो या एक चीज़ और भी है, विकल्प यदि हमने 2 रखे हैं आयोग के अनुसार तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? आपके हिसाब से दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको देंगे? इन सब तथ्यों से भी आप यहाँ पे परिचित हो रहे हैं। ठीक है, तो परेशान ना होइए। जो भी कैंडिडेट हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी वजह से कोई आर्थिक असक्षमता है या कुछ है, तो भी आप एक बार 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर है, आपको एक बार पे करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको लग रहा होगा। लेकिन टेस्ट पेपर जब आपके पूरे 50 हो जाएंगे, ठीक है, तब आप जानेंगे कि हाँ वास्तविकता में हमारी तैयारी क्या थी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद हमारी तैयारी क्या हो गई है। आप हर तथ्य से परिचित होंगे। आपको टेस्ट पेपर देने का मतलब है 6250 प्रश्नों में आपको पूरा सिलेबस कवर करा के आपको तैयार करवाना भी है। जब आपको सप्ताह में 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, 2-2 दिन आपके बीच में बचते हैं, तो आप उन 2-3 दिनों में अपने पेपर को फिर से एनालिसिस कर सकते हैं, आप फिर से पढ़ते हैं। मेरे कुछ कैंडिडेट मेरे पास ऐसे भी हैं जो टेस्ट पेपरों को कम से कम भी नहीं 4 से 5 बार भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं टेस्ट पेपरों से लग रहा है कि प्रश्न यदि बनेगा तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, लेकिन पूर्ण रूप से मैं भी गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन जितना भरसक प्रयास मुझसे हो रहा है, मार्केट में अन्यत्र कहीं आपको इस तरह का टेस्ट पेपर नहीं मिलेगा। और एक और सूचना, कोई भी कैंडिडेट टेस्ट पेपर शेयर ना करे, क्योंकि जानकारियाँ मिल जाती हैं तो अच्छा नहीं है। ठीक है, हम फिर लॉक करें तो फिर आप एक ही बार पेपर को खोल पाएँ, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा से सतर्कता आप बरतिए, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपसे अन्यत्र कोई चार्ज हम ले नहीं रहे हैं, बस जो टाइपिंग चार्ज है वही आपसे लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप समझदार कैंडिडेट हैं, सभी भावी शिक्षक हैं, और इस समय वर्तमान में यदि देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं किसी संस्था में व्यक्तिगत रूप से कहीं पे शिक्षक हैं भी, शिक्षिकाएं भी हैं। तो थोड़ा सा आप मर्यादा में रहें और एक जो नियम, मतलब एक जो नैतिकता है उसका कर्तव्य आप, उसका जो निर्वहन है उसका आप अच्छे से कर्तव्य करें। और इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉल करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी शुल्क है, पे करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को यदि डेमो टेस्ट पेपर भी देखना है तो वो भी इस पे कॉल कर सकता है। ठीक है, इसी नंबर पे कॉल करके आप डेमो टेस्ट पेपर भी देख सकते हैं। जो नए जुड़ रहे हैं हमसे, उनको नहीं पता, तो वो भी इस नंबर पे कॉल करके डेमो टेस्ट पेपर ले सकते हैं व्हाट्सएप करने के बाद में। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगली विशेष काव्य प्रवृत्ति के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।